Hi everyone, welcome to Gills Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone and I hope you all are doing well. So बच्चे एक बार मुझे confirm कर दो that am I audible and visible properly? Then we will start our today's session. So as you know कि हमने जो है एक नई सीरीज स्टार्ट की है especially for the SSC, right? SSC की जितनी भी जो है परीक्षाएं यहाँ पे उन सभी को जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड इसमें जो है हम क्या कवर करने वाले कि ल्यूसेंट जीके के टॉप 500 MCQs हम इस पर्टिकुलर सीरीज में जो है कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत ही डिटेल में अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे, जितने भी MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हमारे जो है ऑलमोस्ट 4th क्लास है, राइट? 3 क्लासेस हमारी जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड टुडे इज अवर 4th क्लास एंड डेली जो है 2 बजे इसका टाइम रहता है क्लास का। सो फटाफट से जो है ज्वाइन कर लिया करो एंड अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है आपका भी एक काम बनता है कि आप थोड़ा सा जो है पहले सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो सभी, राइट? सो डैट कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए ही हमने यहाँ पे जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट SSC की जो जितनी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी जो है हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। ओके, सो फटाफट से सेशन को एक बार लाइक कर दो एंड शेयर कर दो सो डैट कि बाकी स्टूडेंट्स तक जो है ये सेशन जो है वो पहुंच जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलिटी ऑल्सो। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ही हर एक क्लास में जो है ये चीज बोलती हूँ कि जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जो भी स्टूडेंट जो है क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनका जो है क्या काम रहेगा, उनका ये काम रहेगा कि उन्होंने जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करनी है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता है चाहे नहीं आता है, बट एटलीस्ट जो है आंसर करने की कोशिश जरूर करो। इससे क्या होगा, एक तो जो है ना आपका लॉजिक क्लियर होगा कि आंसर जो है वो आपको किस तरह से करने हैं एंड किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा सकते हैं एग्जाम्स में। दूसरा जो है आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होगी, क्योंकि जो है आपके पास एग्जाम में जो है इतना टाइम नहीं होता एंड बहुत सारे जो है ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपना जो पेपर है ना वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन जो है उनके वो रह जाते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस, इसके लिए जो है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है बट एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, तो करते हैं फिर स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन says that which of the following article of the Indian Constitution deals with the पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कहते कि जो हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद से संबंधित है। देखो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो आपको जरूर पता होने चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट जो है दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात करें जो हमारे भारत का पार्लियामेंट है या फिर जैसे हम संसद बोलते हैं उसके साथ जो है कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान का संबंधित है, 73, 78, 79 या फिर 72। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 10 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स के बीच में फटाफट से जो है आंसर करो। So the right answer should be the option C, that is the article 79। जो अनुच्छेद 79 है हमारे भारतीय संविधान का, राइट, वो जो है किसके साथ डील करता है, हमारे भारत की संसद के साथ डील करता है एंड ये बोलता है कि एट द काउंसिल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, इसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं, 2 हाउसेज होती हैं जिन्हें हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, दैट इज द राज्यसभा एंड दूसरा है दी हाउस ऑफ द पीपल जिसे हम जो है लोकसभा बोलते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में जो है 2 हाउसेज हैं एंड एक जो है मेन कौन होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। ओके, तो ये चीज आपको कवर होनी चाहिए, जो है पता होनी चाहिए आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the representatives of the state in the Rajya Sabha are elected by which one of the following। कहते कि राज्यसभा में जो राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, जो राज्य का CM होता है उसके द्वारा, या फिर जो विधानसभा होती है, राइट, किसी पर्टिकुलर राज्य की, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उन्हें जो है इलेक्ट करते हैं, या फिर गवर्नर के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं यहाँ पे फ्रॉम द स्टेट, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनका चुनाव कौन करता है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर करते हैं, या फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो करते हैं, गवर्नर करते हैं या फिर प्रेसिडेंट करते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर।
So the right answer should be the option B, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वी कैन से कि जो राज्य के विधानसभा होती है, राइट, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही जो है इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ओके, सो मेंबरशिप इन द राज्यसभा जो है इट इज लिमिटेड टू द 250 मेंबर्स, कि राज्यसभा के मेंबर्स जो है उनकी कितनी जो है संख्या हो सकती है, 250 मेंबर्स हो सकती है. एंड इसमें क्या होता है कि अप टू 238 मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल द विधानसभा, कि हमारे भारत में जितनी विधानसभा हैं, राइट, उनमें से जो है इलेक्ट होकर राज्यसभा में टोटल जो है 238 जो है मेंबर्स जाते हैं. ओके, एंड उसमें से इन 250 में से 238 तो चले गए यहाँ पे फ्रॉम द स्टेट, जो कि यहाँ पे खुद उन्होंने इलेक्ट करके भेजे हैं. उसके अलावा यहाँ पे बचे 12 मेंबर्स 250 में से. ओके, तो अब जो ये 12 मेंबर्स होते हैं इन्हें कौन नॉमिनेट करता है, इन्हें नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति. ओके, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इन्हें नॉमिनेट करता है. तो किस बिहाफ पे नॉमिनेट करता है, कुछ ऐसे पर्संस होते हैं, कुछ ऐसे महान हस्तियां होती हैं हमारे देश की जिन्होंने जो है अपने एरिया में एक अपना अलग नाम जो है वो बनाया है या फिर देश की सेवा में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, साइंस या फिर सोशल सर्विस हो. ओके, so now the next question is, which of the following article deals with the grants in aid by the union government to the states. अभी आप सभी को पता है कि जो सेंट्रल सरकार होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो राज्यों को सहायता प्रदान करती है. ओके, तो वो जो है कौन से अनुच्छेद के हिसाब से ये पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है. अनुच्छेद 270 है, 280 है, 275 है या फिर 265 है. Which of the article deals with the grants in aid by the union government to the states? कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है. आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, 275 या फिर 265. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इट विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज द आर्टिकल 275. ओके, जो अनुच्छेद 275 है हमारे संविधान का, वो किसके साथ रिलेटेड है, जो ग्रांट्स इन एड दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वी कैन से द यूनियन गवर्नमेंट टू द डिफरेंट स्टेट एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट, जब यहाँ पे उस पर्टिकुलर राज्य को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो ये जो फंड होता है, फंड की जो एलोकेशन होती है ना, ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन के ऊपर कि कितना पैसा जो है, कितनी सहायता वो किसी पर्टिकुलर राज्य को देगी. ओके, तो ये पैसा जो सेंट्रल सरकार है वो लेती कहां से है, तो कंसोलिडेटेड फंड जो है हमारे भारत का, वहां से जो है ये पैसा लिया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of the Anglo-Indians to the Lok Sabha and even the legislative assemblies? अभी जैसे हमने अभी पीछे कवर किया है कि जो राज्यसभा है वहां पे 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. ओके, सिमिलरली जो है यहाँ पे 2 मेंबर्स ऐसे होते थे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, राइट, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे. एंड इन्हें जो है कौन नॉमिनेट करता था, इन्हें नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट. ओके, बट अभी रिसेंटली जो है इस चीज को खत्म कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियंस को अभी नॉमिनेट नहीं किया जाएगा इन द लोकसभा एंड इवन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो ये कौन से जो है संशोधन के द्वारा जो है इसे जो है लागू किया गया है, 101, 102, 103 या फिर 104. भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के जो नामांकन है उसे समाप्त किया है. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी, राइट. 104 जो अमेंडमेंट एक्ट है, ओके, उसके थ्रू जो है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में, 2 सीट्स थी इनके, उसे जो है अब खत्म कर दिया गया है. ओके, तो इन्हें कौन करता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्हें यहाँ पे जो है नॉमिनेट करते थे. एंड अभी ये जो चीज है वो कब से लागू होगी, 2024 से जो है ये लागू होगी, जब यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस जो है वो अभी होने वाले हैं, तो तब से ये चीज जो है वो लागू होगी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for the exercise of the powers of his office, president has been made answerable to. Now जो है ये प्रेसिडेंट की पावर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. कहते हैं कि अपने जो कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए जो राष्ट्रपति है वो किसके प्रति जवाबदेह जो है बनाया गया है. ऑब्वियसली चाहे जो है वो फर्स्ट सिटीजन उन्हें कहा जाता है. एंड हर एक जो काम होता है, हर एक जो कार्य होता है हमारी सरकार का, वो राष्ट्रपति के नाम के ऊपर ही होता है.
काफी सारी शक्तियां जो है उन्हें दी गई हैं, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, राइट, दे आर ऑल्सो जो है आंसरेबल टू समवन। तो वो किसके लिए जो है जवाबदेह होते हैं? ओनली सुप्रीम कोर्ट के लिए, या फिर जो चीफ जस्टिस है उनकी की तरफ जो है वो जवाबदेह होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फटाफट से 10 सेकंड्स के बीच में आंसर करने की कोशिश किया करो। एंड सेशन को बेटे प्लीज एक बार सभी लाइक एंड शेयर कर दो, बाकी बच्चों तक पहुंचा दो, सो डेट कि उन सभी की हेल्प हो जाए। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस होते हैं ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। So the right answer should be the option D, that is the none of the above. Okay, तो इसमें जो है इन जो ऊपर ऑप्शंस दे रखे हैं वो जो है किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। एंड प्रेसिडेंट या फिर जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो किसी कोर्ट के लिए जो है आंसरेबल नहीं होते हैं अपनी पावर्स एंड ड्यूटीज जो उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म की होती है। ओके, सो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नर। अभी गवर्नर जो है वो भी किन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो किन लोगों को जो है अपॉइंट करते हैं वो? ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, he appoints the advocate general of a state and he appoints the chairman of the state public service commission। तो किन्हें जो है वो अपॉइंट करते हैं? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ओके वो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 4, ओनली 2 and 3, या फिर 1, 2, 3 and 4। So which of the following appointments are made by the governor? CM and other ministers, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, एंड एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट के, एंड इवन जो चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो किन्हें जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं? सो राइट आंसर रहेगा 1, 2, 3 and 4। इन सभी को जो है वो अपॉइंट करते हैं। ओके, सो गवर्नर के पास ये पावर होती है। द सीएम ऑफ द स्टेट, अदर मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया स्टेट का, एंड द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन सभी को जो है वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। Now the next question is from the modern history. Okay, so this is regarding the partition of Bengal जो कि 1905 में जैसे जो है अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इसे अनाउंस किया गया था। तो ये जो पार्टीशन थी ये कब तक जो है चला था? 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया जो बंगाल का विभाजन है ये कब तक चला? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। ओके, एंड व्हेन इंडियन ट्रूप जो थे उन्हें ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिशर्स के साथ जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडियन ट्रूप्स की जरूरत थी ब्रिटिशर्स को, एंड पार्टीशन जब खत्म हो गया था, किंग जॉर्ज ने जो है जब यहाँ पे रॉयल दरबार दिल्ली में 1911 में जो है इस एक्ट को खत्म किया था, गांधी जी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था, या फिर जब पार्टीशन हुई थी इन 1947 एंड ईस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। कब जो है ये पार्टीशन खत्म हुआ था? 1905 में जिसे जो है अनाउंस किया गया था। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो ये सभी को पता ही है कि पार्टीशन जो है ये जो 1905 में अनाउंस किया गया था बंगाल का, ये 1911 में जो है ये एनल कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। रॉयल दरबार हुआ था यहाँ पे। ओके, एंड उस समय जो दिल्ली को ना अपनी कैपिटल भी बनाया गया था, तो 1911 में जो है इस चीज को खत्म किया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गदर पार्टी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है कि गदर जो है वो क्या था? गदर एक क्या था? ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी भारतीयों की जिनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सिंगापुर से ऑपरेट हो रहा था। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके हेडक्वार्टर जो है बर्लिन में थे, या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर द इंडियाज फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स एट द ताशकंद। क्या था गदर पार्टी? क्या थी ये? किस तरह की क्या नेचर थी इसकी? क्रांतिकारी नेचर थी, या फिर एक देशभक्ति वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन था, या फिर जो है ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था? किस तरह का था? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर?
तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन ए। ओके, तो ये सबको पता ही है कि ये रेवोल्यूशनरी था। ओके, गदर पार्टी जो है इनिशियली इसका क्या नाम था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जो है इस पार्टी का नाम था। तो इससे बाद में चेंज करके जो है गदर पार्टी नाम रखा गया था। एंड इस पार्टी को जो है 15 जुलाई 1913 में जो है बनाया गया था। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था। तो मेन लीडर कौन से थे यहाँ पे, लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह, डडेहार बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह एंड इवन जो सोहन सिंह भगना है वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। ओके, सो इफ दे आस्क अबाउट द फाउंडर, अगर आपसे फाउंडर के बारे में पूछे देन द आंसर शुड बी द लाला हरदयाल। अगर वो फाउंडर प्रेसिडेंट के बारे में पूछे देन द आंसर शुड बी द सोहन सिंह भगना। ओके, सो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो रेड क्लिफ कमेटी है उसे अपॉइंट क्यों किया गया था, उसकी नियुक्ति क्यों की गई थी रेड क्लिफ समिति की, कि जो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, इंडिपेंडेंस बिल को जो है यहाँ पे लागू करने के लिए, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं उसे जो है सेट करने के लिए, या फिर ईस्ट बंगाल में जो भी राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उसके बारे में जो है इंक्वायरी करने के लिए रेड क्लिफ कमेटी को क्यों अपॉइंट किया गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो फटाफट से आंसर करो। सो ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ओके, सो ये जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, सो दिस लाइन दैट यू आर सीइंग हियर, दिस लाइन इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन। ओके, एंड ये क्या था, इसे जो है रेड क्लिफ लाइन जो है ये यहाँ पे बनाई गई थी रेड क्लिफ कमेटी के द्वारा। इंडिया एंड पाकिस्तान को जो है यहाँ पे डिवाइड जो करती है लाइन, उसे रेड क्लिफ लाइन जो है बोला जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। Now the next question is, which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress? जिसकी वजह से हमें जो है कांग्रेस में जो है हम बोल सकते हैं कि दो भाग जो है वो देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि किस आंदोलन की वजह से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और जो चरमपंथी यहाँ पे ग्रुप्स थे विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका उदय हुआ था। किस मूवमेंट की वजह से, किस आंदोलन की वजह से? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of the moderates and the extremists? Swadeshi movement, Quit India movement, non-cooperation movement या फिर civil disobedience movement? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन ए। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या था कि एक ग्रुप था जो कहता था कि ओनली जो है बंगाल तक ही जो है हम स्वदेशी मूवमेंट को जो है सीमित रखेंगे। तो एक ग्रुप था वो बोलता था कि ऑल इंडिया लेवल तक जो है हम इस मूवमेंट को जो है पहुंचाएंगे। तो इसी जो है एक ओपिनियन की वजह से कि ये जो डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला इस ओपिनियन में, उसकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिवाइड हो चुकी थी दो हिस्सों में, दैट इज द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। ओके, तो ये कौन सा था? दैट इज द स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 का, इट क्लियरली डिफाइंड, कहते हैं कि 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित किया गया है। किस चीज को जो है परिभाषित किया गया है? दैट की जो यहाँ पे जुडिशरी एंड जो लेजिस्लेचर है उसके बीच में जो पावर की सेपरेशन है उसे डिफाइन किया है, या फिर सेंट्रल एंड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उनकी जुरिस्डिक्शन को जो है इन्होंने डिफाइन किया है, या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड जो वाइस राय होते हैं उनकी पावर्स को जो है इन्होंने डिफाइन किया है, या फिर none of the above? So what will be the right answer? So the right answer should be the option B. ओके, तो इसमें क्या है कि सेंट्रल एंड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो पावर्स होती है ना उन्हें यहाँ पे जो है इन्होंने डिफाइन किया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें जो है उन्होंने डायरकी दैट इज द दो इंडिविजुअल्स जो होते, दो पार्टीज होते हैं, उन्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। वो भी कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट्स में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में,
एंड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्हें जो है ज्यादा पावर दी गई थी एज कम्पेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड उसके अलावा जो है दिस एक्ट इंट्रोड्यूस दी बाई कैमरल लेजिस्लेचर में जो 2 सदनों वाले विधानसभा होती हैं, राइट, जो विधानसभा हो गया एंड विधान परिषद, तो ये 2 सदन जो होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। तो ये चीजें जो थी वो यहाँ पे हमें 1919 के एक्ट में देखने को मिलती हैं। नाउ इन स्टेटमेंट्स को देखो एंड ये आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर करेक्ट और इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द, कहते जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इट वाज दी सरोजनी नायडू, एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इट वाज दी बदरुद्दीन त्यागजी। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से जो है कौन सी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 nor 2? So the right answer should be the option C, that is the both 1 and 2. Okay, दोनों ही statements बिल्कुल correct हैं। That is, कहते हैं जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसका नाम क्या था, सरोजनी नायडू, एंड जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इट वाज दी बदरुद्दीन त्यागजी। ओके, सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है ज्योग्राफी भूगोल से भी मैंने डाला है। सो क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जो है एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होता है। कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि एक 10 डिग्री चैनल है, या फिर छोटी सी जैसे हम नहर बोल सकते हैं या फिर स्ट्रीम बोल सकते हैं, उसके थ्रू जो है ये डिवाइड होता है। अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड द सुमात्रा, मालदीव्स एंड द लक्षद्वीप, या फिर सुमात्रा एंड द जावा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? So the right answer should be the option A, that is the Andaman and Nicobar. Okay, so ये आप देख सकते हो। So this one is the Andaman Island and this one is the Port Blair and this one is the Nicobar Islands. Okay, and ये जो एक छोटा सा यहाँ पे चैनल है जिसे हम क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, तो ये जो है इन दोनों को ही डिवाइड करता है, अंडमान एंड निकोबार दोनों ही आइलैंड्स को। ओके, सो उसके अलावा जो है निकोबार एंड सुमात्रा, अगर हम निकोबार एंड सुमात्रा की बात करें तो ये भी 2 आइलैंड्स हैं, तो इन्हें जो है कौन डिवाइड करता है, 6 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पे सेपरेट करता है। उसके अलावा वी हैड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, जिसे जो है मालदीव से जो है अलग किया जाता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा, एंड इसे हम मिनिकोय चैनल भी बोलते हैं। देन वी हैड दी सुमात्रा एंड दी जावा। ओके, एंड इसे जो है सुंदा स्ट्रेट के द्वारा जो है सेपरेट किया जाता है। सो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। Now the next question is consider the following rivers। इन रिवर्स को देखो, बराक, लोहित एंड दी सुबनसिरी। ओके, इन रिवर्स को देखना है एंड आपको बताना है कि इन रिवर्स में से जो है कौन सी रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में से जो है फ्लो होती है, कौन सी जो रिवर है अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। So what should be the right answer? Consider the following rivers, Barak, Lohit and the Subansari. So which of the following flows through the Arunachal Pradesh? So the right answer should be the option B, that is the 2 and 3 only. Okay, 2 and 3, that is the Lohit and Subansari. So ये क्या है, they are the tributaries हैं of the ब्रह्मपुत्र, right? ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ये ट्रिब्यूटरीज है जो कि अरुणाचल प्रदेश से जो है होते हुए निकलती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी बराक रिवर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश से जो है नहीं फ्लो होती है। एंड जो बराक है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम दी मणिपुर। ओके, एंड मणिपुर से होते हुए जो है ये मिजोरम एंड असम से जो है ये निकलती है एंड बांग्लादेश में जाके जो है ये एंड हो जाती है। ओके, सो ये चीजें हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, When did the first Anglo-Sikh war started? कहते कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है ये कब प्रारंभ हुआ था? दिसंबर 1845 में, मार्च 1849 में, सितंबर 1857 या फिर दिसंबर 1839 में। So what should be the right answer?
When did the first Anglo-Sikh War started? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब प्रारंभ हुआ? दिसंबर 1845 में, मार्च 1849 में, सितंबर 1857 में, दिसंबर 1839 में। सो जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता है, जो प्रथम एंग्लो सिख वॉर थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1845 में स्टार्ट हुई थी, यानी ये 1846 में जो है खत्म हुई थी। कौन सी संधि के द्वारा जो है ये खत्म हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, लाहौर की जो संधि है उसके साथ जो है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो था वो खत्म हुआ था 1846 में। ओके, एंड जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है कब स्टार्ट होता है? 1848 में स्टार्ट होता है, 1849 में जो है ये खत्म होता है, एंड 1849 में जो है पंजाब को क्या कर लिया जाता है? अनेक्स कर लिया जाता है। राइट, पंजाब वाज अनेक्स्ड बाय दी ब्रिटिशर्स। ओके, इसमें जो 1849 में जो सिख हैं वो हार जाते हैं। Now the next question is, who arranged the Kamagata-Maru ship for voyage to the Canada? कनाडा की यात्रा के लिए कामागाटा मारू जहाज की व्यवस्था किसने की थी? गुरदीप सिंह संधू, सोहन सिंह भकना, गुरदीप सिंह जावंडा या फिर लाला हरदयाल। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Who arranged the Kamagata Maru ship for voyage to Canada? कनाडा की यात्रा के लिए कामागाटा मारू जहाज की व्यवस्था किसने की थी? गुरदीप सिंह संधू, सोहन सिंह पकना, गुरदीप सिंह जावंडा या फिर लाला हरदयाल। सो दिस थिंग इज ऑल्सो टू मच इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है ये आ चुका है। So the right answer should be the गुरदीप सिंह संधू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, एंड इन्हें जो है बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू भी बोला जाता है। इन्होंने जो है इस शिप को जिसका नाम था कामागाटा मारू उसे जो है चार्टर किया था। तो हांगकांग से जो है इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। कहाँ पे जाना था? वैंकूवर कनाडा में जाना था। 376 पैसेंजर्स थे इसमें। राइट, अप्रैल 1914 की ये बात है। एंड बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो कैनेडियन इमिग्रेशन लॉज की वजह से जो है वहां पे कनाडा में पहुंच के इन्हें वहां पे नहीं उतरने दिया गया था, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ था, इन्हें जो है वापस इंडिया में भेज दिया गया था। कहाँ पे? कैलकाटा में जो है इन्हें भेज दिया गया था। कैलकाटा का एक बजपज फोर्ट है, वहां पे इनकी झड़प हुई थी पुलिस के साथ, जिसमें जो है काफी सारे पैसेंजर्स की जो है डेथ भी हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो सेकंड सेशन है कांग्रेस का उसके अध्यक्ष कौन से थे? तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको 2-3 दिन पहले भी मैंने करवाया था, तो ये एक तरह से आपका एक रिवीजन है। तो प्रेसिडेंट कौन से थे सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस के? दादा भाई नेहरू, कादम्बिनी गांगुली, फिरोज मेहता या फिर डी इवाचा। सो द राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज द दादा भाई नेहरू जी जो है इसके जो है अध्यक्ष थे दूसरे अधिवेशन के। तो ये कहाँ पे हुआ था सेकंड सेशन? दिसंबर 1886 को जो है कलकत्ता में हुआ था, एंड जो दादा भाई नेहरू जी थे वो इसके जो है अध्यक्ष थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई? In which year the permanent settlement system started? 1900, 1885 में, 1890 में या फिर 1793 में? So in which year the permanent settlement system जो है वो start हुआ था? 1900, 1885, 1890 और 1793? तो आप सभी को पता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1793 में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बंगाल में, देन बिहार में, देन धीरे धीरे फिर मद्रास एंड वाराणसी में से स्टार्ट किया गया था, फिर पूरे उत्तर भारत में ये फैल गया था, एंड एक में जो है 1793 तक जो है ये पूरे इंडिया में फैल जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो दांडी मार्च है जो कि महात्मा गांधी ने किया था वो क्यों किया था? मतलब क्या था वो, एक जो दांडी मार्च किया था उसकी नेचर क्या थी? एक रूटीन मार्च था, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का ये भाग था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भाग था, या फिर कांग्रेस की पावर को जो है शो करने के लिए जो है ये दांडी मार्च किया गया था?
क्या मतलब था, ये क्यों किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? बी क्विक, फटाफट से आंसर करो। तो द राइट आंसर शुड बी द ऑप्शन सी, दैट इज दी, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक भाग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ये एक भाग था। 24 डे मार्च था, 24 दिन जो है लंबा था। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को जो है ये खत्म हुआ था। टैक्स के खिलाफ, टैक्स जो यहाँ पे लगाया जाता था सॉल्ट के ऊपर, राइट, उसके खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया गया था। एंड इस मार्च को जो है एक पूरे संसार में काफी ज्यादा अटेंशन मिली थी, काफी सपोर्ट भी मिली थी, राइट, एंड जिसकी वजह से एक पूरे ऑल इंडिया लेवल का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे स्टार्ट कर दिया गया था। Now, the next question is, who is commonly known as the Iron Man? कहते कि लौह पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विशाल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और दी बिपिन चंद्र पाल। Who is commonly known as the Iron Man? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विशाल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल। ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्हें कॉमनली आमतौर पे जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम उनका क्यों पड़ा था ऐसे? उनकी पेशेंस की वजह से, ओके, उनका जो ठहराव था उसकी वजह से जो है ये नाम उनका पड़ा था। एंड उन्हें जो है और भी दो नाम से जाना जाता है। एक है बिस्मार्क, ओके, बिस्मार्क जो है उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपर्टनेस थी उसकी वजह से जो है उन्हें बिस्मार्क बोला जाता है। एंड सरदार टाइटल की अगर हम यहाँ पे बात करें, वैसे तो उनका जो नेम था इट वाज दी वल्लभ भाई पटेल, बट ये सरदार टाइटल जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने जो है ये सरदार टाइटल दिया था बरदौली मूवमेंट के समय में, ठीक है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दी डे। आज के लिए बस इतना ही। सो बाकी हम जो है सेम टाइम पे कल मिलेंगे। 2 बजे जो है हमारी क्लास होती है, 2 PM पे जो है हमारी क्लास होती है, सेम टाइम पे ही। तो इसी तरह से जो है इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आपके लिए जो है बहुत जल्दी और भी नई सारी जो सीरीज है वो लेके आएंगे। तो थोड़ा सा जो है हमें आपके हेल्प की नीड है अभी। ओके, आप बता दो कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, आपको हेल्प मिल रही है यहाँ से या फिर नहीं मिल रही है, या फिर क्या आप इम्प्रूवमेंट यहाँ पे चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो श्योरली डेफिनेटली जो है हम उसके ऊपर जो है वर्क करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड और किस चीज की क्लासेस आप यहाँ पे चाहते हो तो उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो अभी जो है आप प्लीज एक बार हमारे लिए ये तो कर ही सकते हो कि सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। ओके, तो आपसे कोई फीस नहीं हम ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं हर एक चीज। सो अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप न्यू हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, सो दैट की डेली जो क्लासेस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।